नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आज बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज सांसद राहुल गांधी हैदराबाद के दौरे पर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित जीओटी इंडिया टूर इवेंट में लेंगे भाग। यूपी भाजपा के 7वें अध्यक्ष के लिए नामांकन। आज अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे। 19 दिसंबर से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। एसआईआर को लेकर हंगामे के आसार। बंगाल एसआईआर में वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम हटे। सीएम ममता की भवानीपुर सीट में 44,000 नाम डिलीट। इंडिगो की मोनोपोली की जांच होगी। एविएशन सेक्टर में करीब 65% हिस्सेदारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर बेहद खराब हुआ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 400 के पार पहुंचा। आनंद विहार, धौला कुआं, कश्मीरी गेट में वायु प्रदूषण बढ़ा है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर बेहद खराब हुआ है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर बेहद खराब हुआ। तो AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। गंभीर श्रेणी में प्रदूषण दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। 400 के पार AQI यहां पर दर्ज किया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से दिल्ली में 700 पर संकट लगातार जारी है। AQI एक बार फिर से 400 के पार किया गया है। अखिलेश जी, देखिए, दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली की सरकार लगातार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, शुद्ध वायु को करने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रही है, लेकिन वो नाकाम साबित हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक की आज बात की जाए तो कई जगह वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आंकड़े को पार कर गया है। यहाँ तक कि संसद भवन के मार्ग पर, संसद भवन के कुछ कदम की दूरी पर आज वायु गुणवत्ता सूचकांक का आंकड़ा 355 केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो दिल्ली का ITO हो, कश्मीरी गेट का बस अड्डे का पुराना इलाका हो, आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे का इलाका हो, धौला कुआं साइड का एरिया हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा रहता है। इन इलाकों में वाहनों की आवाजाही सबसे ज्यादा रहती है। इनकी रेड लाइट पर वाहन काफी देर तक रुकते हैं, जिनके वजह से प्रदूषण ज्यादा फैलता है। फिलहाल कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक सरकार एंटी गन्स का इस्तेमाल कर रही है कि लगातार सड़कों पर पानी की बौछारें की जा रही हैं। दिल्ली के अंदर जो एयर प्यूरिफायर सेंटर लगाए गए हैं उनको तेजी के साथ एक्टिव रहने के निर्देश दिया गया है, उनको एक्टिव किया गया है, रात दिन चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके दिल्ली के अंदर वायु शुद्ध नहीं हो रही है, वायु प्रदूषण नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है। यहाँ तक कि NGT की तरफ से, सरकार की तरफ से कई सख्त कदम भी उठाए गए हैं, गाइडलाइंस लगाई गई है, पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है और ये भी कहा गया है B6 के नीचे के वाहनों की एंट्री नहीं होगी। फिर भी दिल्ली के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है।
अब सरकार ने फैसला लिया था कि कृत्रिम वर्षा कराएं। फिलहाल कृत्रिम वर्षा कब कराएगी, कितनी कराएगी, क्या उससे वायु प्रदूषण जो है वो शुद्ध होगा, वायु प्रदूषण खत्म होगा, वायु शुद्ध होगी, तमाम तरह के कदम उठाए जाने हैं। फिलहाल अब सबको इंतजार है कि दिल्ली के लोगों की जो सांसें थम रही हैं, खासकर बुजुर्गों की सांसें थम रही हैं, और ऐसे लोग जिनको फेफड़े की बीमारी है या फिर वो जो अपुष्ट छोटे बच्चे हैं, उनको इससे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग ज्यादातर ट्रैफिक में रहते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको सामने लिए दिल्ली सरकार एक चुनौती के रूप में ले रही है, लेकिन कितनी चुनौती इसको साबित करते हुए इसको खत्म करती है, ये देखना होगा। तनवीर। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी को बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर दिल्ली से है। सांसद राहुल गांधी आज हैदराबाद जाएंगे। गोट इंडिया टूर इवेंट में भाग लेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह आयोजन होगा। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी आज हैदराबाद जाएंगे। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये आयोजन होगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी आज हैदराबाद जाएंगे। तो सांसद राहुल गांधी आज हैदराबाद जाएंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सांसद राहुल गांधी। तो आज हैदराबाद जाएंगे राहुल गांधी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से आज हैदराबाद जाएंगे राहुल गांधी, कौन कौन से कार्यक्रम है, क्या कुछ है, उसको लेकर पूरी जानकारी। देखिए तन्वी, आज राहुल गांधी हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे और हैदराबाद में सबसे बड़ी बात है, विश्व के जाने माने फुटबॉलर मेसी पहुंच रहे हैं, जिनका आज जादू
फुटबॉलर प्रेमियों के लिए देखने को मिलेगा। ये एक बिल्कुल। बड़ा कार्यक्रम वहां पर रखा गया है हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। ये कार्यक्रम है जिसमें मेसी शामिल होंगे और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी आज पहुंच रहे हैं। खासकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से राहुल गांधी को निमंत्रण दिया गया है कि इस कार्यक्रम में वो शामिल हो, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के दिनों में राहुल गांधी भी फुटबॉलर रह चुके हैं। फुटबॉल से प्रेम था, फुटबॉल खेलते थे, इसलिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से भी राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 15 से 20 मिनट का एक फ्रेंडली मैच होगा। उसके विजेताओं को पुरस्कार देंगे और रेवंत रेड्डी के साथ राहुल गांधी और फुटबॉलर मेसी एक साथ बैठक करेंगे, ताकि खेल के लिए हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य में कैसे बढ़ाया जा सके, खेलों में और अच्छा खास किया जा सके। और उसमें भी क्योंकि विश्व स्तरीय खिलाड़ी जाने माने मेसी पहुंच रहे हैं, तो तेलंगाना राज्य के अंदर फुटबॉल की दिशा में क्या किया जा सकता है, क्या खेल प्रेमियों के लिए और सरकार कर सकती है, इन चीजों को लेकर एक बैठक होगी। और ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी देर शाम दिल्ली वापस होंगे, क्योंकि दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन को लेकर एक बड़ी रैली कांग्रेस की दिल्ली में रखी गई है और इसी रैली के चलते राहुल गांधी शाम को पुनः वापस होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी दिल्ली आना है। तो कहा जा सकता है कि आज राहुल गांधी का जो हैदराबाद और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम यानी पूरे तेलंगाना राज्य के लिए राहुल गांधी के दौरे को फुटबॉलर प्रेमी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि वहां पर फुटबॉल का मैच होना है जिसमें सभी मौजूद रहेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज हैदराबाद जाएंगे राहुल गांधी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सांसद राहुल गांधी। आगे बढ़ते खबरों में, खबर दिल्ली से है। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे और जिसके बाद दोपहर 2:15 पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। तो दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। जगदलपुर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह।
छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज महाराष्ट्र दौरा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज महाराष्ट्र दौरा है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए। अखिलेश जी, आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या कुछ है उनके दौरे को लेकर पूरी जानकारी? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, गृह मंत्री रहे शिवराज सिंह पाटिल का निधन हो गया और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। शिवराज सिंह पाटिल के लिए शिवराज सिंह पाटिल के निधन के बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महाराष्ट्र के लातूर में किया जा रहा है और लातूर के दौरे पर ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे आज लातूर जाएंगे और जहां पर शिवराज पाटिल के लिए एक श्रद्धांजलि सभा कांग्रेस की तरफ से आयोजित की जा रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र के सभी नेता और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से दिल्ली से रवाना होकर महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में शिवराज सिंह पाटिल ने महाराष्ट्र कांग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश और देश सरकार में भी भारत सरकार में मंत्री रहते हुए तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिन्होंने जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। उन सभी चीजों को कांग्रेस आज याद करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इन सब चीजों के, उनके किए गए कामों को और खासकर महाराष्ट्र की जनता के लिए शिवराज पाटिल ने जो कदम उठाए हैं और उनके लिए काम किए, उनको याद किया जाएगा और उनको श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और दिल्ली वापस आएंगे। क्योंकि शिवराज सिंह पाटिल महाराष्ट्र कांग्रेस से निचले स्तर से कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया था और कांग्रेस के बड़े पदों तक जाकर भारत सरकार में मंत्री भी रहे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका महाराष्ट्र में जा सकता है। शिवराज सिंह पाटिल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, जनता से जुड़े हुए मामलों को वो सदैव हल करते रहे थे। जनता में लोकप्रिय नेता कांग्रेस है और उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए कांग्रेस को में भी एक शोक की लहर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज महाराष्ट्र के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।
और अब खबर सिरसा से है, जहां कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सिरसा द्वारा प्राकृतिक खेती के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से लगभग 1000 किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान अलग अलग विभाग और किसानों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों से ज्यादा प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर किसानों ने किस तरह की कार्यशाला से लाभ मिलता है और नई नई तकनीक और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारियां मिलती हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर नोहर से है, जहां टीएमटी डायग्नोस्टिक सेंटर नोहर में पहली बार रंगीन अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं शुरू की गई हैं। आपको बता दें कि इस रंगीन अल्ट्रासाउंड सुविधाओं में बच्चों के संपूर्ण शरीर का अल्ट्रासाउंड करवाकर बच्चे की हर गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि टीएमटी डायग्नोस्टिक सेंटर नोहर पहले से ही क्षेत्रवासियों को चिकित्सा क्षेत्र में रियायती दरों पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें ब्लड टेस्ट और अन्य मेडिकल डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे रोगी केंद्रित लैब सेवाएं शामिल हैं। ये टीएमटी डायग्नोस्टिक सेंटर नोहर बाजार में बीएसएनएल टेलीकॉम एक्सचेंज के पास स्थित है, जो लोगों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान कर रहा है। आपका शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम सर संजय तालनिया और मैं टीएमटी डायग्नोस्टिक सेंटर में स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ और अपने सेंटर की ओपनिंग 12 मार्च 2023 को हुई थी। तब से लेकर हम बढ़िया सेवाएं दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड की। सर क्या क्या सेवाएं दी जा रही है सर? यहाँ पे सर अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ईसीजी है और स्पाइरोमेट्री है। और अब खबर पंचकुला से है, जहां पुलिस ने हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की मुहिम को गति देते हुए पंचकुला पुलिस ने बीते 10 दिसंबर को 2 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर एडीजीपी शिवास कविराज की निगरानी में की गई है। नष्ट किए गए नशीले पदार्थ एनडीपीसी एक्ट के तहत दर्ज 31 अलग अलग मामलों के केस प्रॉपर्टी थे, जिन्हें कानूनी मंजूरी के बाद नष्ट किया गया। और अब खबर ललितपुर से है, जहां मेडिकल कॉलेज पर एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनकर 3 साल से नौकरी कर रहा था। नौकरी पाने के लिए उसने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपने ही बहनोई डॉक्टर राजीव जैन की डॉक्टर डिग्री का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि डॉक्टर राजीव जैन अमेरिका में रहते हैं और आरोपी अभिनव सिंह ने बीई की डिग्री प्राप्त की थी और वो तैयार करके वो कस्टम विभाग में नौकरी कर रहा था। लेकिन वहां भी फ्रॉड के मामले में 16 महीने की सजा काटने के बाद उसने अपने बहनोई डॉक्टर राजीव जैन के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से डॉक्टर बनकर ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट बना बैठा था, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन इस मामले ने उससे समय की चयन समिति पर एवं दस्तावेज के सत्यापन पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर फर्जी डिग्री धारी को कैसे चयन करा लिया गया और उसके दस्तावेजों की गहनता से जांच क्यों नहीं की गई?
हाँ, इस प्रकरण में कल ही पता चला जब उनकी बहन डॉक्टर सोनाली सिंह आई थी। उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर राजीव गुप्ता हमारे पति का नाम है और ये हमारे भाई है। इनका नाम अभिनव सिंह बताया था उन्होंने। और इस बीच ही ये इनको सब पता था, तो ये त्याग पत्र देके और यहाँ से चले गए। किस पद पर थे और अभी इतने 3 सालों में कब इन्होंने ओपीडी की या कोई ऑपरेशन वगैरह कभी कोई किया क्या? ये यहाँ पर डिप्लोमा धारी कार्डियोलॉजिस्ट थे और इनको सीसीयू के लिए रखा था। और अब खबर बरेली से है, जहां आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद और बवाल मामले में गिरफ्तार दरगाह आला हजरत के नबीर तौकीर रजा की कोर्ट में पेशी हुई। सुरक्षा कारणों से ये पेशी फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। तौकीर रजा को 26 सितंबर को शहर में बवाल फैलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने प्रशासन की अनुमति के बिना इस्लामिया ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रोटेस्ट बुलाया था। अनुमति न मिलने पर भी उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों को उकसाने का काम किया था। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां घने कोहरे की चादर में लिपटा बुलंदशहर। सीजन के पहले कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाई है। घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद शून्य हुई है। सामान्य से बेहद कम सड़कों पर विजिबिलिटी हुई, तो सड़कों पर वाहनों की लाइट जला रहे चालक, लाइट जलाने को मजबूर हैं चालक। बुलंदशहर से खबर आपको बता बुलंदशहर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां घने कोहरे की चादर में लिपटा बुलंदशहर। घने कोहरे की चादर में लिपटा बुलंदशहर। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, वाहनों की लाइट जलाने को मजबूर हुए चालक।
और अब खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाश रितेश व विकास के पैर गोली लगी। चेन स्नैचिंग के मामले में फरार चल रहे थे ये दोनों बदमाश। कानपुर जिले के रहने वाले हैं दोनों बदमाश। आपको बता दें, इन बदमाशों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। खीरो थाना क्षेत्र के खांडेपुर पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो चेन स्नैचिंग के मामले में फरार चल रहे थे बदमाश। तो बदमाशों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। खीरो थाना क्षेत्र के खांडेपुर पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। रायबरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाश रितेश व विकास के पैर में गोली लगी है। चेन स्नैचिंग के मामले में फरार चल रहे थे ये दोनों बदमाश। नौ तारीख को ऊंचाहार थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 1,10,000 रुपये और 3 मोबाइल की लूट हुई थी। एक व्यक्ति था, 3 लोग जा रहे थे, उनसे लूट की घटना हुई थी। आज मुखबिर से सूचना मिली कि उसमें जो अपराध में शामिल हुए 2 मोटरसाइकिल से जो 4 अपराधी थे, वो लोग पैसा बंटवारा करने एवं पुनः किसी और घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से ऊंचाहार टीपीसी के पीछे नहर है उसके किनारे से जा रहे हैं। इस मुखबिर सूचना पर जो है ऊंचाहार थाने की पुलिस जो है टीम बना करके उनको क्या किया। और अब आगे बढ़ते खबरों में, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने के न्यूज से बातचीत करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य विरोधियों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बिहार में मिली चुनावी शिकस्त पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए जनता को भ्रमित करने की हर संभव कोशिश करते हुए भाजपा को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए पूरे मामले में मेरे कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी और सरकार को घेरने की कोशिश की है। एबॉट कंपनी की फेंसिडिन को लेकर लगातार जो है छापेमारी चल रही है और उसमें कौन कौन लोग संलिप्त थे, इसको लेकर लगातार जो है ईडी से लेकर तमाम जो है जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, उस पर जांच कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय सिंह जी, जो लगातार जिनका नाम जो है इससे जोड़ा जा रहा था, इनके साथ के लोगों को जो है लेकर जोड़ा जा रहा था। इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आपका नाम जो है इन्वॉल्व किया गया सिर्फ फोटो के आधार पर, क्या लगता है कि फोटो ही जो है प्रमाण हो जाती किसी की अच्छाई और बुराई और किसी के साथ जो है जोड़ने? तो हम आपको करेक्ट करें, इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये समाजवादी पार्टी और कुछ सोशल मीडिया के हैंडलर जो हैं, ट्विटरबाज लोग हैं, जो इन लोगों ने कुछ इस तरीके का नैरेटिव गढ़ने का काम किया है और पैसा लेके खूब पैसा इसमें खर्च किया गया होगा, जो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व रहा होगा। और समाजवादी पार्टी जो है ध्यान घुमाने के लिए, प्रदेश में ध्यान भटकाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए मौतों की झूठी खबर यहाँ पे फैलाई कि बच्चे मर रहे हैं, जबकि फेंसिडिल कफ सिरप जो है बच्चों का नहीं है, एडल्ट का कफ सिरप है और इसमें लीगल ट्रेडिंग है। तो ये सरकार के बयान के बाद मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। सारी चीज़ें अब जनता के सामने हैं। समाजवादी पार्टी जो है बिहार की हार के बाद, इनका अलायंस जो हारा है बिहार में, उसके हारने के बाद हताशा, अलायंस टूटने की स्थिति में है इनका। और अगर कांग्रेस के साथ इनका अलायंस यहाँ उत्तर प्रदेश टूट गया तो 1991 की स्थिति में आ जाएंगे, 30-35 या 32 सीट पाए तो उसी पर सिमट जाएंगे। इसीलिए घबराहट में लोग उठपटांग बात करके प्रदेश में लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कि फोटो के आधार पर तो दिखाई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गाड़ी का नंबर दिखाया जा रहा है। अखिलेश जी ईमानदार होते तो उनकी भी फोटो थी राहुल यादव के साथ, उसके ऊपर भी FIR
है। आलोक के साथ उनकी फ़ोटो थी, वो भी अगर मैं भी यही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं अब फ़ोटो उनकी भी चलाऊं उनके साथ, तो ये शोभा नहीं देता। इतने बड़े नेता हैं वो। ऐसे में अगर बात की जाए कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उस पर आखिर क्यों इतना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप लगातार जो है लोगों से कनेक्टिंग, तमाम जो हमने वीडियो भी देखी हैं, तमाम बुजुर्ग भी आपसे मिले, तो क्या लग रहा है कि आखिर ये एक छवि जो खुद जो है बनाई गई है, तैयार की गई है आपके लिए, क्या लग रहा है? ऐसा है, देखिए हम लोग तो बड़ी मेहनत से अपनी चीज़ों को खड़ा किए हैं। मैं तो अखिलेश जी की तरह हूँ नहीं भाई। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जब वो राजनीति में आए 2000 में सांसद बने, तब तक माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे वो। तो वो तो राजनीति विरासत में पाए। मैंने तो अपनी परिश्रम मेहनत से यहाँ तक की यात्रा तय किया हूँ। और वो 2012 में जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तब माननीय मुलायम सिंह जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, उन्होंने उन्हें विरासत में कुर्सी दे दी। उसके बाद 2 चुनाव हो चुके हैं, 2017-22 जो उनके नेतृत्व में उन्होंने प्रदेश में लड़ा। दोनों का परिणाम आपके सामने है। तीसरे लड़ने जा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए कि आलोक सिंह और अमित सिंह दोनों का ही नाम है और दोनों ही अक्सर आपसे मुलाकात जो है उनकी होती रही है और बातचीत, आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं हो पाई पूरे विषय पे? मुझे कोई जानकारी, मुझे तो इस विषय में 20 या 21 तारीख को मुझे लगा कुछ इस तरीके का इन लोगों का जो नाम वाम आने लगा, तो मैंने पूछा इन लोगों से क्या विषय है। अमित का नाम है तो मैंने आलोक को बुला के पूछा, तब सारी बातें इन लोगों ने, आलोक ने मुझे बताई। और मैंने बहुत डांटा इनको, हमने कहा तुमने ऐसा किया क्यों। फिर मैं चला गया बाहर, तब तक पता चला कि इधर गिरफ्तारी वगैरह सारी चीज़ें हो गई इन लोगों की। और शुभम जायसवाल जो है वो भी आपसे शायद मुलाकात उनकी हुई और यही लोग मिलवाए थे। 3 बार की मुलाकात होगी। एक बार मैं बनारस गया था, उसके घर लोग गृह प्रवेश था। अच्छा ही बताइए, आप पत्रकार हैं, कल तक क्या उसके ऊपर FIR थी जिस दिन मैं उसके घर गया था? ले गए थे लोग हमको। भाई आप इस आधार पे किसी के पास मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, कल उसके ऊपर FIR हो जाएगी। कल तक वो जिस दिन मैं उसके घर गया था, वो अवार्ड CNF था पूरे प्रदेश का। तो CNF बना होगा जब तो सरकार ने उसको लाइसेंस दिया होगा ना ट्रक का, हमने तो दिया नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी का उसको CNF मिला पूरे स्टेट का, तो कुछ उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी तभी तो दिया होगा उसको। अब उसका दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है, ये पुलिस का जांच का विषय है ना। गोसाईगंज के विधायक भी लगातार आपके खिलाफ बोल रहे हैं, सब डायरेक्ट नहीं, मतलब बोल रहे हैं कोडिन भाई, तमाम ऐसी बातें। क्या लगता है कि एक जो है बाहुबली और जो लगातार जो है लोगों के बीच में चर्चा उसकी नहीं, ऐसा है ना, कुछ लोग जिंदा ही परजीवी हैं, सब जिंदा ही हमारा नाम लेकर हैं राजनीति में या समाज में। चलिए, वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ईडी जांच कर रही है और तमाम विषय भी आपके सामने होंगे, किसने कोई संपर्क, कोई बातचीत या कोई अभी तक कोई ऐसी विषय बात नहीं। तो 128 FIR हुई है, तभी पुलिस को ईडी इसमें इंक्वायरी कर रही है। फिर जब जहाँ जिसको मिलेगा तब ना आएंगे लोग किसी से पूछने। और बिल्कुल जाना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अभी तक तो कोई ऐसी विषय है नहीं। आलोक पर ईडी आई है, सुबह से पूछताछ अपना कर रहे, तमाम 25 जगहों पर। जौनपुर में पड़ी है, जौनपुर में एक अमर पांडे लड़का, उसके यहाँ रेड पड़ी, उसके साथ भी वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा। आप उन लोगों से भी जाके सवाल करिए जो लोग और जिनके यहाँ पढ़ रहे थे, जो लोग अपना नामकरण स्वयं का किए हुए हैं। धन्यवाद। तो ये थे धनंजय सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि इस पूरे मामले में जिस तरीके का नाम उछाला गया वो उनकी छवि को खराब करने की कोशिश रही, लेकिन वो छवि नाकाम जो है वो कोशिश रही। और आने वाले भविष्य में जब भी ये पूरी जांच निकल कर सामने आएगी, उस पर बाद जो है एक लीगल एक्शन तमाम उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र में लोगों का साथ दिया। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ रामनाथ भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का